शुभ संध्या प्यारे छात्रों। आज इतवार 18 जुलाई 2021 आपके सामने जो पाठ का चित्र जो मैंने आपको रखा है आपको देखने के लिए, आपको याद आ रहा होगा कि ये जो कहानी है ये पिछले ही साल हम लोगों ने इसकी जानकारी ली थी। ये कहानी हमने पढ़ी थी जिसका नाम था सपूत। सपूत का मतलब आपको मालूम ही होगा। सपूत मतलब अच्छा पुत्र, सुपुत्र जिसे हम कहते हैं। प्यारे छात्रों, इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि दो बेटे हैं, दो माँओं के दो बेटे हैं और हर एक को अपने बेटे पर गर्व है। जैसे कि हर माँ को होता है अपने बेटे का अभिमान, वैसे हर माँ को अपने बेटे पर, अपने पुत्र पर अभिमान है। और हर माँ अपने पुत्र की अच्छे के लिए कामना करती है। पुत्र का सब कुछ अच्छा हो, उसके सुख शांति की, समृद्धि की कामना करती है। वैसे ही माँ भी है। लेकिन क्या हर पुत्र सपूत होता है? आजकल हम ऐसी कई कहानियाँ पढ़ते हैं समाचार पत्रों में या फिर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं कि हर पुत्र सपूत होता ही है। ऐसा नहीं, कभी कभी पुत्र अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। तो हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मातृभक्ति क्या होती है, सादगी, परिश्रम क्या होता है, ये सब कुछ अब हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये कहानी मैं आपको भेज ही रही हूँ, एक थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दे दूँ कि गांव है और इस गांव में एक पनघट था। उस पनघट पर स्त्रियां जो होती हैं गांव की, वो पानी भरने आती है और वो हमेशा वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। तो एक दूसरे के बारे में जानकारी लेती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। एक जो माँ है वो अपने बेटे के बारे में कहती है कि मेरा बेटा जो है वो सपूत है, विद्वान है, शहर से पढ़कर आया है और चारों ओर उसकी विद्वत्ता की धूम मची हुई है। उसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम भी वो बताता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी जो स्त्री है वो भी अपने बेटे के बारे में झट से बता देती है। स्त्रियों को ये आदत होती है कि एक अगर कुछ बोलती है तो दूसरी भी अपनी कहानी बताती है। तो वो भी कहती है कि अरे मेरा लाल जो है वो बली है। बली मतलब बलवान है। 10-5 गांव में देखने को ऐसा बेटा कहीं नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठे के वो सुबह लगाता है रोज़ उठकर। वो इतना बलवान है कि अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान मेरे बेटे से डरते हैं उसका मुकाबला करने से। मेरा ही बेटा सपूत है। देखो, एक माँ को लगता है कि मेरा बेटा विद्वान है तो वो सपूत है। दूसरी माँ को लगता है कि मेरा बेटा शक्तिशाली है, बलवान है तो वो सपूत है। अब जो तीसरी जो स्त्री है वह स्त्री चुप है, तो उसे चुप देखकर बाकी की जो 3 स्त्रियां हैं वो उससे पूछती है कि तुम चुप क्यों हो? माँ कहती है, बहनों मुझे सपूत या कपूत इस शब्द के बारे में मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा लाल, मेरा बेटा जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो बड़ा ही सीधा साधा है स्वभाव से, एक साधारण किसान है। ना ही वह ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना ही वह बलवान है आपके बेटों की तरह। वह एक साधारण किसान है, सामान्य किसान है। दिन भर खेत में जूता करता है। जुताई करना मतलब नांगरनी, जिसे हम मराठी में कहते हैं। तो खेत जोतता है, दिन भर वह मेहनत करता है, फिर शाम को घर लौटता है। शाम को जब आता है तब वह शाम को घर का भी काम करता है।
और आज मेरा बेटा मेला देखने गया हुआ है, इसलिए आज मुझे पानी भरने आना पड़ा। इसका मतलब है कि वो तीसरी स्त्री का बेटा हमेशा पानी भरने का काम भी करता है, मतलब माँ के कष्ट को बटाता है, माँ के कष्ट में वह भी अपना हिस्सा लेता है। तो तीनों स्त्रियाँ जो है वो चल पड़ी। 2-4 कदम चलते ही पहली स्त्री का बेटा आता है और वो उसे कहता है कि मुझे व्याख्यान देने जाना है। वो विद्वान जो है बहुत पढ़ा लिखा है, तो माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। वह आगे चला जाता है। अपनी माँ जो इतना वज़नदार पानी भरा हुआ घड़ा लेकर जा रही है, उसका उसे कुछ भी नहीं, सुख दुख नहीं, और वह तेज़ी से आगे चला गया। दूसरी माँ का बलवान जो पहलवान पुत्र था वो भी तब वहाँ पर आया। वह हाथी की तरह झूम रहा था। उसने भी अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने नामी पहलवान को एक बुरी तरह पछाड़ा है। दंगल मतलब कुश्ती में मैंने एक बड़े पहलवान को आज मैंने पछाड़ा है मतलब पराजित किया है। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है, जोरों की। और वह सीधा चला गया। उसने भी माँ से, माँ जो इतना वज़नदार घड़ा लेकर जा रही है उसका कोई सुख दुख नहीं उसे, और वो चला गया। विद्वान बेटा एक तरफ चला गया, पहलवान बेटा दूसरी तरफ चला गया। अब तीसरी माँ का जो बेटा था वो आया। सीधा साधा था, किसान था, सामान्य किसान था, घर पर भी काम करता था, खेतों में भी काम करता था। उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। जैसे उसने अपनी माँ को घड़ा लेके देखा तो उसे यह देखा न गया, उसने तुरंत माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और अपने सिर पर रख लिया और कहा, माँ तुम क्यों पानी भरने आई? मैं पास ही तो गया था मेला देखने। माँ मैं तो आ ही रहा था, मैं कर लेता ये काम। और माँ से वह घड़ा लेकर बड़े ही उत्साह के साथ चला गया। अब आप भी सोचिए कि इन तीनों बेटों में से किसका बेटा सचमुच सपूत है। आप ही सोचिए। अगर आपको यह कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि जो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान जो है, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान या बल जो हम पाते हैं या हमारे पास होता है वह अधूरा है। देखो, इसके पास ज्ञान है, इसके पास बल है। पहली स्त्री के बेटे के पास ज्ञान है, विद्वान है वह। दूसरी स्त्री के बेटे के पास बल है, ताकतवर है वह। लेकिन उनके पास कर्तव्य या सेवा भाव बिल्कुल भी नहीं है। ये विद्वान है लेकिन इसके पास कर्तव्य और सेवा भाव नहीं। ये बलवान है, इसके पास सेवा भाव भी नहीं और सेवा भाव भी नहीं और कर्तव्य भावना भी नहीं है। तो फिर सोचिए, ऐसे बल का क्या फायदा, क्या उपयोग, या ऐसी विद्वत्ता का क्या उपयोग। ये इसकी विद्वत्ता भी अधूरी है और इसका बल शक्ति भी अधूरी है। बिना कर्तव्य और सेवा भाव के अपना बल या अपना ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। यही सीख हमें इस कहानी से मिली है। तो छात्रों, मैं आपको यह कहानी थोड़ी ही देर में ये कहानी मैंने आपको भेजी है, इसका चित्र भी भेजा है, यह कहानी भी भेजी है। आपको यह कहानी मन लगाकर पढ़नी है और उस पर आधारित जो कुछ आपको अभ्यास में पूछा गया होगा उसका जवाब आपको देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली पाठ की तरफ। याद आया आपको ये पाठ? ये है व्यायाम। व्यायाम का समानार्थी शब्द है कसरत। यहाँ पर कुछ व्यायाम के प्रकार बिल्कुल सीधे साधे प्रकार दिखाए गए हैं। आप इनमें से कई व्यायाम के जो प्रकार हैं वो हमारी जब पाठशाला शुरू रहती थी तब हम अपने क्रीड़ांगन पर, अपने खेल के मैदान पर इनमें से कई जो व्यायाम प्रकार हैं वो हम कर चुके हैं। ये है विश्राम की मुद्रा। विश्राम की मुद्रा में हमारे दोनों पैर बाजू में हैं, थोड़ा सा अंतर है उनमें, और हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ जुड़े हुए हैं। उसके बाद है ये सावधान की मुद्रा। इसमें हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं और
हमारे दोनों हाथ हमारे बाजू में हैं, दाईं और बाईं ओर है, और हमारे दोनों पैर जुड़े हुए हैं। ये जो चित्र है, एक पैर पर खड़े होना है। हमारा एक पैर एक बार में दायां पैर, एक बार में बायां पैर ज़मीन पर होगा, और फिर दूसरा पैर जो होगा वो पीछे की तरफ काटकोण में मुड़ा हुआ होगा। हमें इस मुद्रा में जितना शक्य हो उतना हमें खड़े रहना है। बार बार ऐसा करने से हमारे दोनों पैरों का व्यायाम हो जाता है। 5 मिनट तक अगर हम हर व्यायाम को करते हैं तो इसका हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा हम उसके बारे में भी देखेंगे। यह है अगली मुद्रा। अपने हाथ पीठ के पीछे से पकड़कर हमें आगे झुकना है। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे लेना है, उन्हें जोड़ना है, और हमारे पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं। बिल्कुल पैर घुटनों में मोड़ने नहीं हैं, और हमें जितना हो सके उतना नीचे सिर के बल झुकना है। ये व्यायाम कमर के लिए, सिर के लिए, अपने दिमाग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है। इससे हमारा रक्त प्रवाह जो है वो सिर की तरफ या हमारे दिमाग की तरफ झुकने प्रवाहित होता है। फिर ये अगली मुद्रा है। दोनों हाथ फैलाकर पीछे की तरफ झुकना है। पैर जो हैं उनमें थोड़ा सा अंतर लेना है। दोनों हाथ बिल्कुल कंधे के रेशा में सीधे फैलाने हैं, और सिर को गर्दन से पीछे झुकाना है। जितना हमें शक्य हो उतनी देर तक हमें इस मुद्रा में खड़े रहना है। इससे हमारे गर्दन को व्यायाम मिलता है, कसरत मिलती है, हमारे कंधों को और हमारे हाथों को बल मिलता है। अगला जो छठा व्यायाम है, मुद्रा जो है वो है झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर करो। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे दोनों पैरों में अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद हमें एक बार दाहिना हाथ बाएं पैर के उंगलियों से छूना है, दाएं हाथ से। कभी हमें बाएं हाथ से हमारे दाहिनी तरफ की पैरों की उंगलियों को छूना है। ऐसा शुरू में करते वक्त 5 बार, फिर बढ़ाते बढ़ाते आप 10-20 बार भी कर सकते हैं। 5 मिनट हर व्यायाम हमें करना है। तो इससे हमारे कमर को व्यायाम मिलेगा, हमारे सिर को व्यायाम मिलेगा, और हमारे कंधों को, हमारे हाथों को व्यायाम मिलेगा। अब ये अगली मुद्रा है। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूना है। शुरू में कभी कई लोग जो हैं उनकी जो हाथ जो है वो पैरों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन रोज़ कसरत करने से और रोज़ सराव करने से, रियाज करने से हमारे हाथ पैरों को ज़रूर छू सकेंगे। इससे हमारे टांगों को व्यायाम मिलता है, हमारी कमर को व्यायाम मिलता है, और हमारे सिर को भी व्यायाम मिलता है। फिर अगला जो व्यायाम है, अगली मुद्रा जो है वो दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजों पर खड़े हो जाना है। हमें हमारे पैरों के पंजों पर खड़े रहना है, मतलब आगे की जो उंगलियां हैं उन पर खड़े रहना है। दोनों हाथों को सीधे कानों की तरफ से ऊपर ले जाना है, और हाथों को ऊपर ले जाकर जोड़ना है नमस्कार की मुद्रा में। इससे हमारे टांगों को, हमारे पैरों को तो व्यायाम मिलेगा ही, बल्कि हमारे यहाँ पर जो नीचे के पैर हैं उनको भी व्यायाम मिलेगा, हमारी कमर को व्यायाम मिलेगा, हमारे पीठ को व्यायाम मिलेगा, और हमारे हाथों को व्यायाम मिलेगा। यहाँ बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे, बायां हाथ जो है वो सामने रखनी है अपनी उंगली, और उसे धीरे धीरे क्या करना है, बाईं ओर लेके जाना है, और बाईं ओर लेके जाकर वो बाईं ओर जब भी जाता है, हमारी जो नज़र है, दृष्टि जो है वो इसके नाखून पर होगी, और वो दृष्टि हमें बिल्कुल हटानी नहीं है। जैसे जैसे हम बायां हाथ बाईं तरफ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो उंगलियां, हमारी जो नज़रें हैं, दृष्टि जो है वो बाईं हाथ की ओर, बाईं हाथ की नाखून की तरफ रहेगी। ये व्यायाम होते ही हमें फिर दाहिना हाथ लेना है, और दाहिने हाथ की नाखून की तरफ हमें देखना है, दृष्टि गड़ानी है,
और उसी दृष्टि को स्थिर रखकर हमें उसी नाखून उंगली को हमारी दाहिनी ओर ले जाना है और दृष्टि को भी दाहिनी ओर ही लेकर जाना है। इससे हमारी आँखों को व्यायाम मिलेगा, इससे हमारी आँखों को व्यायाम मिलेगा, हमारी नज़रें जो है, दृष्टि जो है वो तेज़ हो जाएगी। अब ये अगली मुद्रा, दायां हाथ दाई ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। बिल्कुल यही है, ये बाएं हाथ का व्यायाम है, ये दाएं हाथ का व्यायाम है। इससे हमारे इस दोनों व्यायाम से हमारी दृष्टि जो है वो बिल्कुल तीक्ष्ण हो जाएगी, हमें चश्मा नहीं लगेगा। अब ये घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़ो, इसे वज्रासन भी कहा जाता है। तो हमें घुटनों पर बैठना है, वज्रासन में बैठना है। जो हमारी सीट है वो पैरों पर हमें टिकानी है, सीधे बैठना है, पीठ पर कोई बाँक नहीं होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, नज़रें सीधी होनी चाहिए और हमारे हाथों को सीधे ले जाकर हमें पिछली तरफ आई हुई हमारे पैरों की उंगलियों को पकड़ना है। इससे हमारे घुटनों को, हमारी कमर को, पीठ को और हमारे हाथों की नसों को व्यायाम मिलेगा। और ये अगला व्यायाम है, हमें क्या करना है, सीधे बैठना है और सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है और जितना हो सके हमारे सामने जो पैर है उन पैरों की उंगलियों को हमें पकड़ना है। कभी कभी शुरू में हम अपने हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमें रियाज नहीं है, लेकिन रोज़ के रियाज से, रोज़ की कसरत से हम ऐसा आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार के व्यायाम करने से हमारे पूरे शरीर को बल मिलेगा। अब हम देखते हैं आजकल कोरोना, कोविड का डर सभी के मन में है। व्यायाम से हम कोरोना को जीत सकते हैं। व्यायाम, प्राणायाम करने से हम हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, रोग का प्रतिकार करने की क्षमता उसमें ला सकते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति उससे बढ़ सकती हैं। हमारी शरीर के हर अवयव को व्यायाम मिलने के कारण हर अवयव तंदुरुस्त रहेगा, काम करता रहेगा। तो इस तरह व्यायाम का तो महत्व है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो अंतरिंद्रिय है, जैसे कि हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा दिमाग जो है वो भी कार्यरत रहेगा। हमारे फेफड़ों को श्वास लेने की या ऑक्सीजन भरने की क्षमता उसकी बढ़ा सकते हैं। हम हमारे दिमाग को हम तेज़ कर सकते हैं, तेज़ तर्रार कर सकते हैं। तो ये तो व्यायाम, कसरत के बारे में हुआ। लेकिन तरह तरह के खेल जैसे कि कबड्डी है, हुतुतू है, क्रिकेट है, आप जो खेल खेलते हैं या भाग दौड़, लुका छिपी जैसे छोटे छोटे खेल भी जो है वो खेल भी व्यायाम के ही प्रकार है। हर खेल खेलने से, मतलब मैदानी खेल खेलने से हमें वही फ़ायदे मिल सकते हैं जो व्यायाम के कारण हमें मिल सकते। जैसे कि हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी दवाई को खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यायाम या खेल खेलने से जो व्यायाम होता है शरीर का, उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त, चुस्त रह सकता है। हमारे अंतरिंद्रिय जैसे कि हमारे फेफड़े, हमारा दिमाग या हमारा हृदय, इनको व्यायाम मिलेगा। हमारे हाथों को, पैरों को, हमारी दृष्टि को, आँखों को व्यायाम मिलेगा। इससे हमारी रोगों के प्रति लड़ाई करने की क्षमता या रोग प्रतिकारक क्षमता, शक्ति हमारी बढ़ सकती हैं। तो ये फ़ायदे हमें व्यायाम के कारण मिल सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने से भी हमें हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है। हमारा शरीर जो है वो चुस्त, तंदुरुस्त रहता है, फुर्तीला हो जाता है। ये देखो, ये कौन सा खेल है, आप समझ गए होंगे, ये फुगड़ी का खेल है। अगर आप सोचते होंगे कि हाँ ये लड़कियों का खेल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के भी यह खेल खेलकर अपने शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीला बना सकते। इससे हमें हमारे शरीर को फुर्ती मिलती है। ये है रस्सी कूद। हाँ, रस्सी कूद जो है वो लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। रस्सी कूद से भी हमारे पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है, हमारा शरीर जो है वो फुर्तीला रहता है। और
ये तरह तरह के काम हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना है, रोटी को बेलना है, कपड़े धोना है। जानते हैं पहले के ज़माने में ये सारे काम जो होते थे ना, वो स्त्रियां अपने हाथों से खुद करती थी। इसलिए मतलब उनके पास कोई साधन सामग्री या कोई यंत्र नहीं होता था। जैसे कि आजकल मिक्सर है तो हमें चटनी मिक्सर पर हम बनाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में पत्थर से बने हुए रगड़ा होते थे, तो उन रगड़ाओं को रगड़ने से चटनी बनती थी, पीस कर मिलती थी, तो उससे व्यायाम भी हो जाता था। तो आजकल हम इन कामों से अपने शरीर को व्यायाम दे सकते हैं। जैसे कि आप झुककर झाड़ू लगा सकते हैं। झुककर झाड़ू लगाने से आपके हाथों के व्यायाम मिलेगा, आपको आपके कमर को व्यायाम मिलेगा। हाँ, रोटियां बेलने से, अब रोटी बेलना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। जब आप विदेशों में जाएंगे ना पढ़ने के लिए, तो आपको अपने हाथों से रोटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कोई बना कर देने वाला नहीं। तो रोटी बेलने से भी हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है, कपड़े धोने से व्यायाम मिलता है, बर्तन मांजने से व्यायाम मिलता है, हर प्रकार के काम से हमें व्यायाम मिलता है। यही नहीं, हंसने से हमारे मुंह के या हमारे गाल के स्नायु जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। नाचना भी एक व्यायाम है। नाचने से हमारे पूरे शरीर को व्यायाम मिलता है। गाने से भी हमारे गाल, हमारे मुंह के अंदर के जो अवयव है उन्हें व्यायाम मिलता है। तो इस तरह तरह के जो काम है वो काम खेलने से हमारा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनेगा। अब ये जो नीचे है ना, ये हमारे समाज में होने वाले, हमारे अनेक कामों में हाथ बटाने वाले, हमारे सहायक, ऐसे समाज में होने वाले कामकाजी लोग हैं। अब ये कामकाजी लोग जो हैं, इनके नाम हम देखेंगे। ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति? पिछले साल हमने ये देखा है, फिर भी इसका हम रियाज करते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये मिट्टी को पानी से गीला कर उसे अच्छी तरह गूंथ कर नरम मुलायम बनाता है, और फिर अपने कुम्हार के चाक पर उसे घुमाकर उससे तरह तरह के सुंदर बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे चमक देता है। तो ये है, ये काम मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कहते हैं कुम्हार। कुम्हार यह मराठी शब्द है, लेकिन हमें मराठी शब्द नहीं, हिंदी के समय हमें हिंदी शब्द को इस्तेमाल करना है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को हम कुम्हार कहते हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये है पंसारी। पंसारी मतलब आप जिसे बनिया कहते हैं ना, वो। ये क्या करता है? ये तेल बेचता है, तरह तरह के अनाज बेचता है, दाल चावल, तरह तरह की चीज़ें, जो जीवनावश्यक चीज़ें हैं वो बेचता है, जैसे नमक, शक्कर, तेल, दाल, अलग अलग प्रकार के कडधान्य, अलग अलग प्रकार के अनाज, हर प्रकार का सामान, गृहोपयोगी सामान जो है, जो बेचता है, उसे हम कहते हैं पंसारी। तो ये है पंसारी, और ये उसके सामने है वज़न काटा, डिजिटल काटा, जिस पर वह वज़न करके हर चीज़ को नाप तोल कर हमें देता है। तो इसे हम कहते हैं पंसारी। ये जो स्त्री है, ये फूल वाली है। ये फूल की मालाएं बनाती हैं, हार बनाती हैं, और इन फूल की मालाओं से हम अपने घरों को सजाते हैं, अपनी पूजा पाठ में उन मालाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फूल वाली। ये सुंदर सुंदर फूलों से फूल की मालाएं बनाती हैं। ये है फल वाला। फल वाला तरह तरह के फल बेचता है, जैसे कि अंगूर बेचता है, अनार बेचता है, सीताफल बेचता है, सेब बेचता है, संतरे बेचता है, अनानास बेचता है। तो ये है फल वाला। और ये सब समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो हमारे सारे कामों को आसान बनाते हैं। छात्रों, देखिए ये चित्र, इसमें इस गोल में तरह तरह के प्राणी, पक्षी, कीटक, इनका घर दिखाया गया है। आपको ये पहेली बूझना है। देखिए, ये है मधुमक्खी का छत्ता, ये है दड़बा जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, ये है गुफा जिसमें शेर रहता है, ये है गोठ जिसमें गाय भैंसें रहती हैं, ये है तालाब, तालाब का पानी है, इस तालाब के पानी में मछली रहती है। ये किसका जाला है? बिल्कुल सही, ये किसका जाला है? ये मकड़ी का जाला है, जिसमें ये मकड़ी रहती हैं।
तो इस तरह, और ये घर है, इस घर में कौन रहता है? हम रहते हैं। और ये रह गया है, ये पेड़ की टहनी पर एक घोंसला है जिसमें चिड़िया रहती हैं। तो आपको इसका अभ्यास भेजना है। आपको क्या करना है? छत्ते में, छत्ता आपको लिखना है, छत्ता, छत्ते में कौन रहती है? उसके बाजू में डैश करके आप लिखेंगे मधुमक्खी। दड़बा, दड़बे में कौन रहता है? मुर्गी। गुफा, हर एक के घर का नाम लिखना है, उसके बाजू में एक डैश करना है, इसे भी लिखना है। हाँ? और डैश करके उसके बाजू में आपको उन घरों में कौन कौन रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। मैं एक बार फिर उन नामों को दोहराती हूँ। मधुमक्खी जो छत्ते में रहती है, गाय जो गोठ में रहती है, चिड़िया जो घोंसले में रहती है, मुर्गी जो दड़बे में रहती है, गाय जो गोठ में रहती है, चिड़िया जो घोंसले में रहती है, मुर्गी जो दड़बे में रहती है, मकड़ी जो मकड़ी के जाले में रहती है, शेर जो गुफा में रहता है, और मनुष्य जो घर में रहता है, मछली जो तालाब में रहती है। ये आपको अभ्यास करके भेजना है। मतलब हर एक घर का नाम और उस घर में जो रहता है उसके नाम आपको उसके बाजू में लिखने हैं। बच्चों, ये यहाँ चित्र दिखाया गया है, आपको यह अभ्यास भी करना है। आपको चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों का वर्गीकरण करना है। हाँ, अब जलचर को, जो जलचर मतलब जो पानी में रहते हैं वो प्राणी। उभयचर, उभय का मतलब है दोनों, उभयचर का मतलब है जो पानी और जल दोनों में रहते हैं, वो उभयचर। नभचर का मतलब है जो सिर्फ आसमान में उड़ते हैं, वो प्राणी या पंछी। थलचर का मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। आपको ऐसा चित्र नहीं बनाना है, आपको सीधे सीधे लिखना है। पहले जलचर, नभचर, थलचर, उभयचर, और बाजू में डैश करना है, और इन चित्रों में से एक एक को चुनकर उनके नाम वहाँ उस वर्गीकरण में, उस नामों के बाद में बाजू में आपको लिखना है। जैसे कि अब इनमें देखिए, ये कौन है? ये गाय, ये भैंस है। तो भैंस का नाम आप किस में लिखेंगे? थलचर में। मछली किस में लिखेंगे आप? जलचर। ये सांप है, सांप जो है वो उभयचर होते हैं, मतलब वो पानी में भी रहते हैं कुछ सांप, और वो ज़मीन पर भी रहते हैं। ये तोता है, तोता कहाँ आप लिखेंगे? तोता नभचर है। ये उल्लू है, नाम भी आप सुनकर लिखिए। यहाँ पर नाम बिल्कुल मराठी में नहीं लिखने हैं, जो हिंदी नाम मैं आपको बता रही हूँ वही नाम आपको लिखने हैं। ये उल्लू है, उल्लू नभचर है। ये चूहा है, चूहा थलचर है, वो पानी में नहीं रह सकता, सिर्फ ज़मीन के अंदर रहता है। यह ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जलचर है, ये पानी के बाहर आप लाएंगे तो वो मर जाएगा। ये ऊँट है, ये थलचर है। ये कौन है? ये मेंढक है, मेंढक उभयचर है, क्योंकि ये जल और ज़मीन दोनों में रहता है। ये चिड़िया है, चिड़िया नभचर है। शेर है, ये थलचर है। ये गिलहरी है, ये पेड़ पर ज़रूर रहती है लेकिन ये नभचर नहीं है। हाँ, तो ये जो है वो थलचर ही है। और ये मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ पानी के अंदर भी रहती है और पानी के बाहर भी जीवित रहती है, तो वो है उभयचर। तो आज आपको जो अभ्यास करना है उसे मैं थोड़ी ही देर में भेजने वाली हूँ। आपको सुंदर तरीके से ये सब लिखकर भेजना है, किसी भी चित्र को आपको नहीं बनाना है। आशा है आप सबको ये आज जो भाग मैंने लिया है वो समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, एक बात कहना मैं भूल गई, अब तक जो आपने देखे थे चित्र वो 5वीं कक्षा से थे और ये चित्र जो है वो 6ठी कक्षा का है। इस तरह हम 5वीं और 6ठी कक्षा को सेतु, इस अभ्यासक्रम के सेतु के द्वारा जोड़ सके हैं। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।